अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, वर्ल्ड कप के बाद नाउ फोकस बैक ऑन क्रिकेट बिकॉज पाकिस्तान टीम की जो तैयारियां हैं दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनका आज से रावलपिंडी में आगाज़ हो गया। कल खिलाड़ियों ने रिपोर्ट की और आज पाकिस्तान टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन भी हुआ। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से, और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है पाकिस्तान क्रिकेट का, एक नए दौर का आगाज़ है। चूँकि जो पुरानी मैनेजमेंट थी, बाबर आजम की कप्तानी थी, 4 साल वो कप्तान रहे, उसके बाद नए हमें कुछ मनाजिर देखने को मिले और हमने देखा कि नवीद अकरम चीमा साहब कल मौजूद थे मीटिंग के अंदर और बड़े पावरफुल वो मुझे जो है वो रोल में दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो तमाम खिलाड़ी हैं, शान मसूद और बाबर आजम की तस्वीर भी आई, इसी तरह दीगर खिलाड़ियों की भी, और आज प्रैक्टिस में भी। सो लगता है ऐसे ही जैसे मूव ऑन हो गए हैं सब, और अब नताइज बार इसका ज़रूर एक हमें इंडिकेशन करेंगे कि कितना हम मूव ऑन हुए और हमने जो चेंजेस किए थे उनके क्या फ़ायदे होंगे। प्रोग्राम में पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस और आके फिर मज़ीद बात करते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प खबरें मौजूद हैं, स्पेशली मॉर्लन सेमिस की बात की जाए तो 2012 का वर्ल्ड T20 और इत्तेफाक से मैं उस स्टेडियम में मौजूद था प्रेमदासा में, जहाँ उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली थी। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप 2016 जो वेस्ट इंडीज़ जीता अंडर डैरेन सेमी की क़यादत में, दूसरा वर्ल्ड कप, उसके अंदर ही बड़े इन्फ्लुएंशियल थे सेमीफाइनल फाइनल में, लेकिन 6 साल की पाबंदी उन पर आयद कर दी गई है। और अब तो खैर वो रिटायरमेंट की ही एक तरफ बढ़ गए हैं या हो चुकी है उनकी रिटायरमेंट, लेकिन 6 साल की पाबंदी एंटी करप्शन यूनिट की खिलाफ वर्जी पर, यह एक बहुत बड़ी खबर है और नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी एग्जाम्पल कि आपके जो एंटी करप्शन के लेक्चर है उसको आपने पूरी तरह फॉलो करना है। अब जनाब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से। नोटिफिकेशन भी आ चुका है जिसकी हमने हेडलाइन में जो है वो खबर सुनी कि डे टू डे अफेयर है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। गुलाम मुर्तज़ा, पाकिस्तान टीम की तैयारियों पर बात करेंगे, लेकिन इस नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है, चूँकि बातें तो डे टू डे अफेयर की हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग तो इतनी ज़्यादा हो गई कि हमें पूरा मंजर ही तब्दील होता हुआ कल तस्वीर में नज़र आया। क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक बिल्कुल नई जो है वो मैनेजमेंट आ चुकी है, खासतौर पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? एक जानिब IPC मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन देती है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले भी जारी हैं। तो क्या आगे चल के कोई आपको लगता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या जैसे अब तक हमने देखा कि नोटिफिकेशन आता है, खबर चलती है, फिर खामोशी हो जाती है, तो क्या ऐसा ही होना है? जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले भी खतूत लिखे गए थे IPC मिनिस्ट्री की जानिब से, तो उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ था। इसी तरह इंटीमेट कर दिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आया ये काम आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। तो अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यकीन उन्होंने दोबारा से एक याद दहानी तौर पर एक दोबारा ख़त लिखा गया है जिसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कही गई कि डे टू डे अफेयर चलाने आप बड़े ओहदों पर तकर्रियाँ नहीं कर सकते, अगर तकर्रियाँ की जाएंगी तो उसे हम जो है ना गैर आइनी समझा जाएगा उसे। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो पुरानी जो कोचेस थे उनको नेशनल एकेडमी में भेज दिया गया, नए कोचेस की तैनाती हो गई, उसके बाद नया कप्तान तैनात कर दिया गया। तो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई थी, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो तकर्री हुई है कप्तान की या कोचेस की, ये डे टू डे अफेयर्स में है। तो अब ये देखना है कि IPC मिनिस्ट्री इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। मुझे लगता नहीं कि IPC मिनिस्ट्री कोई एक्शन लेगी, निगरान हुकूमत है और इनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है और अपना यह टेन्योर पूरा करेंगे, और उसमें कहा गया है कि आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील मुकम्मल करें, इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो तो इन 3 महीनों में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और जिस तरह पहले जो पहली मैनेजमेंट थी उनकी जानिब से भी अपना टेन्योर मुकम्मल होने से पहले ही उन्होंने इलेक्शन मुकम्मल नहीं करवाए थे, ना बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील मुकम्मल करवाई थी। तो अभी भी मुझे ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेटर तो लिखा गया लेकिन शायद कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इंतखाबात की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, इंतखाबात की जानिब बढ़ते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे, जिस तरह दीगर इकदाम किए जा रहे हैं उस तरह इलेक्शन की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो इलेक्शन की जानिब नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्हें पता है कि 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है और 3 महीने फरवरी में ख़त्म होंगे, जनवरी में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि 1 महीने की शायद और एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि इंतखाबात के बाद आपको भी पता है कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ वजारतें मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, वज़रा को और काबीना बनते हुए तो टाइम लगेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 1 महीने की दोबारा फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन IPC मिनिस्ट्री की जानिब से कहा तो गया, लेकिन वो सिर्फ कागजों की हद तक है, बाद में फिर एक्सटेंशन मिलेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इलेक्शन की तरफ जाता हुआ सीरियस दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो इकदाम करने चाहिए थे इलेक्शन के हवाले से वो नहीं किए गए। बहुत सारे जो अभी भी
जो रीजन्स के कुछ नुमाइंदगान के उनकी रिजर्वेशन है कि वो इलेक्शंस के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, तो वो उसके ऊपर एलिगेशन आ जाता है, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट की जानिब से उन्हें एलिजिबल करार दे दिया जाता है, वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करना पड़ रहे हैं। जो दीगर रीजन्स के लोग हैं उनकी जानिब से भी कुछ हर्डल्स हैं, और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इकदाम ऐसे नहीं हैं कि इलेक्शन जो मुस्तकबिल करीब में होते हुए दिखाई दें। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नोटिफिकेशन भी, और इससे पहले गुलाम मुर्तज़ा आप भी फॉलो कर रहे होते हैं, हमारे बाकी जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी, कि नोटिफिकेशन उसी दिन मंजर आम पर नहीं आता, ये आता है कुछ दिनों की ताख़ीर से, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसकी क्या वजह है? मतलब आईपीसी मिनिस्ट्री अगर एक चीज़ पीसीबी को तहरीर कर रही है तो वो खबर 4-5 दिन ताख़ीर का शिकार हो रही है, इस पर मुझे कुछ हैरानगी है। जी, 15 नवंबर को लिखा गया था लेटर, लेकिन उसको भी जो मंजर आम पर ना आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से कोई ऐसी बात की गई कि हमने जो लेटर लिखा है पीसीबी को और ये याद दहानी करवाई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन वो देने से कतराएगा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है, आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से कोई बात की जा रही है। लेकिन आईपीसी मिनिस्ट्री का ये फर्ज बनता है कि वो इस्लामाबाद जो उनके मुतलका रिपोर्टर्स हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं, उनको आगाह किया जाए कि ये लेटर हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखा है, इससे पहले इतने लेटर लिखे जा चुके हैं। और आईपीसी मिनिस्ट्री से मैं खुद भी रब्ता करने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे उनके अफराद हैं, तो उनकी जानिब से भी कोई ऐसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखे जाने वो वाले खतूत है उसके हवाले से इतना ज्यादा आगाह भी नहीं किया जाता। इवन के एक्सटेंशन जब मिलनी थी या उसके हवाले से कोई बातचीत हो रही थी तो आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से भी वो चुप साथ के वो बैठे थे, उनकी जानिब से कोई ऐसी खबर या बात नहीं कही गई थी। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे टीम का तरबियती कैंप ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए आज शुरू हो गए, उसके हवाले से अपडेट देंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब, जैसे मैंने कहा, ना फोकस बैक ऑन क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान टीम की तैयारियों का आगाज़ हो गया दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए। आज कैंप का पहला रोज़ था और हमने देखा कि खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे और नए हमारी मैनेजमेंट है, नए कोचेस हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। बहुत कुछ हमने तब्दील होते हुए देखा इन 4-5 दिनों में, और जो एक तस्वीर वर्ल्ड कप के दौरान आई थी जब जक्का शाह साहब मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो वहाँ बाबर आजम, ग्राट ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर, रेहानुल हक मौजूद थे। कल हम देखा कि नवीद अकरम चीमा उसको लीड कर रहे थे। तो लगता है बड़ी पावरफुल पोजीशन पर आए हैं, जिस तरह वैसे भी बड़े सीनियर जो है वो इससे पहले भी वो पाकिस्तान टीम के साथ बतौर मैनेजर रहे हैं। लेकिन मकसद आप उस तस्वीर को देख के समझ में आ गया कि मामला जो है वो क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह से चलाने हैं और इसके साथ साथ कौन सेंटर ऑफ पावर रहेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनको इस दफ़ा फिर मैनेजर पाकिस्तान की टीम का मुकर्रर किया जाएगा। साथ आपने एक तस्वीर में वो भी देखा होगा, मंसूर राना भी मौजूद थे, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी टीम के साथ। तो वो बैटिंग कोच आ रहे हैं या मैनेजमेंट में आ रहे हैं? नहीं, वो मैनेजमेंट में हो सकते हैं, बैटिंग कोच और डायरेक्टर और जो हेड कोच की जिम्मेदारी है वो मोहम्मद हफीज को दी जाएगी। बाकी जो है बॉलिंग कोच उमर गुल, फास्ट बॉलिंग कोच है, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल साथ जाएंगे। तो ज्यादा इम्कान तो ये इज़हार किया जा रहा है कि जो वो टीम मैनेजमेंट के तौर पे ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पे पाकिस्तान टीम के साथ जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रावलपिंडी में तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंप लगाया गया, लेकिन आपको याद दहानी करवाता चलूं कि लाहौर और कराची में ऑस्ट्रेलियन मिट्टी से तैयार की गई विकेटें मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना था तो मेरी सजेशन थी कि अगर लाहौर या रावलपिंडी में कैंप लगाया जाता, लाहौर में अगर स्मोक थी तो कराची में कैंप लगाया जा सकता था। वहां पे ऑस्ट्रेलियन मिट्टी से तैयार करदा जो विकेटें थी वहां पे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर लेते, उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता था। जिस तरह का बाउंस वहां पे आना है, जिस तरह की सीम पोजीशन होनी है, स्विंग होना है, तो अगर कराची में कैंप लगता तो ज्यादा बेहतर था। लाहौर में तो स्मोक थी, उस वजह से इन्होंने लाहौर से तो कैंसिल कर दिया। तो रावलपिंडी में उसी तरह की कंडीशन होती जो पाकिस्तान की कंडीशंस है, वहां पे बॉलिंग खेलना जरा आसान होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मिट्टी से तैयार करता विकेटों का फायदा हमें होता, ताकि इतनी महंगी जो मिट्टी मंगवाई हुई है ऑस्ट्रेलियन, उससे विकेटें तैयार की गई हैं, उससे पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करके तो जाती। ऑस्ट्रेलिया वहां के बाउंस से, वहां के स्विंग से वो यूज टू हो जाते। चलिए, हमारा नेशनल T20 का आगाज़ भी कराची में हो रहा है 24 तारीख से, और यहाँ हमने देखा कि मल्टीपल वेन्यूज में मैचेस हैं। देखते हैं, क्योंकि मैचेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनमें से मैचेस की जो लाइव होने की तादाद है वो भी ज़रा कम है। इसके ऊपर ज़रूर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो हमने देखी है आज फुटेजेस गुलाम मुर्तज़ा, खासतौर पर अमीर हमजा की अगर हम बॉलिंग की बात करें, अबरार अहमद हमें क्रिकेट में वापस आते नज़र आए, तो
हमारे टेस्ट बॉलिंग अटैक पर बड़े सवालात उठ रहे हैं क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की वनडे फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पे सवालात हैं। मीर हमज़ा कितने जो है मौसर रहेंगे क्योंकि वो ज़्यादा स्विंग करते हैं इंग्लैंड की कंडीशंस के लिहाज से, बड़ा ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेटें होती हैं, उसके साथ साथ हसन अली और वसीम जूनियर के ऑप्शन भी। सो ऐसा नज़र आता है जैसे अगेन लास्ट दौरे ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ भी जो हमारा बॉलिंग अटैक है, जो हमारे बॉलिंग प्लान्स हैं वो उम्मीदों पर चल रहे हैं और हमने जो सिलेक्शन किए हैं वो एक ऑप्टिमिस्टिक सिलेक्शन ज़रूर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को उतनी तवज्जो दे नहीं रहे, जिसकी वजह से हमें फिर उस मसले का सामना करना पड़ा जो हमने हारिस रऊफ व वहाब रियाज की जो एक कंट्रोवर्सी है उसकी सूरत में देखा। गफ्फार भाई, टेस्ट क्रिकेट बेहतर करनी है तो फर्स्ट क्लास को बेहतर करना होगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेहतर होगी तो फिर ही हम टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे जो बॉलर्स हैं अनफिट होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन विकेटें जैसी हैं, आपको भी पता, वहां पे बाउंस ज्यादा होता है और जो पेस को इस्तेमाल करने वाले, बाउंसर ज्यादा करने वाले ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो पाकिस्तान के पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर तो इस पूरे जो स्क्वाड अनाउंस किया गया उसमें कोई नहीं है जो 145 प्लस करता हो, 140 जो रेगुलर बेसिस पे करता हो, जिसकी एवरेज 140 प्लस हो। तो इसमें शाहीन शाह अफरीदी भी आपको पता है कि वो 136, 138 और उनकी एवरेज स्पीड जब आती है तो 132, 134। तो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की जरूरत है ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशंस में। मीर हमजा बहुत देर बाद आए, उनके ऊपर प्रेशर भी होगा अगर उन्हें खिलाया जाता है। बाकी फास्ट बॉलर है, खुरम मंजूर है और खुरम शहजाद है, तो उनको भी आपने देखा वो भी स्विंग करते हैं। तो स्विंग करते हैं, सीमिंग कंडीशन हो तो उन्हें भी फायदा होता है। अगर दीगर हसन अली की बात करें तो हसन अली भी स्विंग करते हैं, तो वो भी मीडियम पेसर है। तो जितने फास्ट बॉलर हैं वो उसमें एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है हमारे पास। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हो तो ज्यादा फायदेमंद है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। हाँ, हमारे स्पिनर्स हैं, इब्रार को खिलाएंगे और इब्रार का पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया का होगा। वहां पे सबसे पहले तो आपको अपनी जो लाइन पकड़नी है और उसके बाद लेंथ पकड़नी है, वो बहुत जरूरी होगा। एशियन कंडीशंस के मुताबिक जो जब ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे तो उसकी लेंथ भी डिफरेंट है। एशिया में तो आप आगे बॉल करते हैं, थोड़ा स्विंग हो जाता है तो उसमें आप कारआमद साबित हो सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके जब आप बॉल करेंगे, ड्रिफ्ट आप करना पड़ेगा, तेज बॉल करते हैं, तो वो फिर वो देखना है कि वो कितने फायदेमंद होते हैं। तो पाकिस्तान के बैटर्स वहां पे उस बाउंस को कैसे टैकल करते हैं, ये अब पाकिस्तान के बैटर्स का। लेकिन चलिए एक चीज तो हुई कि हमने इस बार न सिर्फ बॉलिंग कोच भेजे हैं बल्कि स्पिन बॉलिंग कोच भी ऑस्ट्रेलिया में हमारे लिए मौजूद होंगे, हालांकि भारत में जाने जरूरत ही नहीं थे। तो ये हमने एक इकदाम जरूर उठाए हैं। तो उमर गुल की अपॉइंटमेंट और सईद अजमल की अपॉइंटमेंट, चूंकि उमर गुल तो चले इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उनके पास, अफगानिस्तान को कोच किया, पाकिस्तान के साथ भी रहे, फिर हमने देखा कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ मुझे याद है उन्होंने कुछ सीजन किए हैं। बस सईद अजमल सिर्फ डोमेस्टिक फ्रेंचाइज की हद तक महदूद रहे और वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी तैनाती हुई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उमर गुल के जो एडिशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं खुद, हम लोग भी कह रहे थे कि जो हमें बैरून ममालिक के कोचिज़ हैं उनसे जान छुड़ानी चाहिए, अपने लोकल कोचिज़ को आगे लाना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत सारे स्टार्स हैं, तो इस वजह से उमर गुल को उनके अपॉइंटमेंट में बहुत ज़बरदस्त इकदाम समझता हूँ। जो सईद अजमल है वो भी एज ए बॉलर तो बहुत शानदार उनका कैरियर है, उन्होंने परफॉर्म भी किया, आउट भी करते थे। और अगर T20 की बात करें, T20 में भी वो कारआमद स्पिन बॉलर थे। अब ये कि टेस्ट में कितने कारआमद उनकी कोचिंग हो सकती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो जब वो कोचिंग कर रहे थे तो शादाब खान तब कुछ सीजन में तो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो लास्ट सीजन है आपको भी पता उसमें पिटाई हुई, उससे पिछले सीजन में भी हुई। तो इस वजह से सईद अजमल का अब ये देखना है कि इंटरनेशनल जो कैरियर है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा। इंशाल्लाह इस पूरे मामले पे दोबारा भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान टीम का तरबेती हो गया है और उम्मीद करते हैं कि जो वर्ल्ड कप में डिबेकल हुआ और जो उसके बाद चेंजेस हुए, पाकिस्तान टीम इससे मूव ऑन करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे, जिसके हम सब मुंतज़िर हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से खुसूसी सेगमेंट आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान ज़रूर वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर सका, लेकिन हमने देखा कि उसी वक्त हमारी जो लीग्स होती हैं वो इस मौके पर ज़ख्मों पे मरहम का काम करती हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अभी पाकिस्तान सुपर लीग की तो बात हो रही है, लेकिन एक और लीग जो कि पाकिस्तान की तीसरी लीग है, PSL के बाद हमने देखा कश्मीर प्रीमियर लीग हुई और अब सिंध प्रीमियर लीग 14 नवंबर से जो है वो शुरू हो रही है। और हम देखेंगे कि इसके अंदर
जो 14 दिसंबर से, और हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है जो हमें सिंध का नजर आएगा। और इसके साथ साथ जो 6 टीमें हैं उनके स्क्वाड भी आपको दिखाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग एक और लीग डेवलप हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं सिंध प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक साहब और जहांजेब आलम मौजूद हैं जो कि हैदराबाद बहादुर्स के जो है वो ऑनर हैं, और साथ साथ हैदराबाद बहादुर्स के कप्तान और पाकिस्तान के साबिक कप्तान शेब मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ। थर्ड लीग ऑफ द पाकिस्तान, और हमने देखा कि जहाँ लीग होती है और क्रिकेट पहुँचती है तो बड़ा इसका एक्साइटमेंट जो है बन जाती है। सो हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर लीग, क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन होने जा रहा है। जब तक पहला बॉल नहीं पड़ जाता किसी लीग का तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, एक्साइटमेंट भी होती है। तो हाउ यू सी दिस? देखिए, इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली। जब आप किसी भी नई फ्रेंचाइज बेस्ड आप लीग पे काम करते हैं और इतने बड़े लेवल पे जब उसको आपने ब्रॉडकास्ट करना है, टेलीवाइज करना है, तो उसका एक प्रोसेस है। बाय द वे, पाकिस्तान की दिस इज़ द फर्स्ट प्राइवेट लीग जिस लेवल पे कश्मीर इज़ अ डिफरेंट टेरिटरी, इट्स अ कश्मीर टेरिटरी। सो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अगर ये आप कहें कि पहली प्राइवेट लीग है सो ये बेहतर होगा। सो एनीवेज, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि 2-2.5 साल से हम इस पर काम कर रहे थे। अब माशाल्लाह से जो ख्वाब हैं वो सच्चे होने जा रहे हैं। 14 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला हम इसको कर रहे हैं। जैसे कि हमने कल खबर भी रिलीज़ की कि बिलावल भुट्टो जरदारी विल बी द चीफ गेस्ट इन दी ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है। और एक हम बहुत डिफरेंट किस्म का एक सॉन्ग भी हम लेके आ रहे हैं जो कि उसी दिन आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर क्लोजिंग सेरेमनी विल बी डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखें, मज़ार कायद भी है यहाँ पे, और फिर मौका भी है और महल भी है। तो हम चाहते हैं कि हम उस सारे प्रोसेस को इकट्ठा करके 25 दिसंबर इज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस डे फॉर पाकिस्तान। सो ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा, सिंधी जो कल्चर है उसको हमारी जो थीम है बेसिकली वो आप देखें कि हम थीम बेस्ड चीज़ों पे हम जा रहे हैं। जो हमारे हैंगिंग ग्राफिक्स हैं उसमें आपको अजरक का या काशीगरी का टच आपको मिलेगा। ठीक है। और पूरी दुनिया जो है ना ये कल्चर भी देखेगी, स्पोर्ट्स भी देखेगी और फेस्टिविटी भी देखेगी। चलिए, मैं आपकी इजाज़त से शेब मलिक साहब के पास जाता हूँ जो कि आपके कप्तान है हैदराबाद बहादुर के। शेब भाई, आपने दुनिया भर में लीग्स खेली हैं, बहुत माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है। ये जो सिंध प्रीमियर लीग है जिसके अंदर स्पेशली हम देख रहे हैं कि सिंध के बच्चों की भी नुमाइंदगी रखी गई है, हर फ्रेंचाइज में उन बच्चों को मौका मिलेगा, और ज़ाहिर बात है ये सिंध के हवाले से हो रही है तो एटलीस्ट यहाँ का जो टैलेंट है वो कवर्ड होगा। आपने पूरा ड्राफ्ट का प्रोसेस किया, आपने उसे, आप कैप्टन है, उस थॉट प्रोसेस में शामिल रहे, तो आप कितने एक्साइटेड हैं? खासतौर पर हमने देखा कि बहुत सारे जगहों से टैलेंट आता है, लेकिन सिंध में हमने स्पेशली देखा शाहनवाज धानी की इमरजेंस जब हुई, फिर काशिफ भट्टी जैसे प्लेयर्स आए, लेकिन बहुत सारा छुपा टैलेंट शेब भाई आपको नजर आया जो आपको लगता है कि इस लीग से ना सिर्फ उभरेगा बल्कि पाकिस्तान तक भी पहुंचेगा? देखें, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो प्लेयर्स हैं, और मेरे ख्याल में रिकग्निशन मिलना ही सारी चीज़ होती है। टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत है, पूरे पाकिस्तान का टैलेंट जो है उसको रिकग्निशन मिली, लेकिन ये जो सिंध प्रीमियर लीग है इससे जो सिंध के बच्चे हैं, जो सिंध का टैलेंट है, उनको रिकग्निशन मिलेगी। और आई गेस आरिफ मलिक साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं कि ये सिंध प्रीमियर लीग करवा रहे हैं। इनकी होल टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। और एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, तो हमारा ये गोल है कि हम लीग को पूरा जो है सपोर्ट करें, प्रमोट करें, और बल्कि टाइम निकालें जो बिजी स्केड्यूल है और लीग पूरी खेलें, मतलब कंप्लीट लीग खेलें। तो आई गेस इसी तरह और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो हमारे पाकिस्तान के, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग, बिग नेम्स हैं बहुत। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है, और मैं समझता हूँ कि जो टैलेंट है उसको निखारने की जरूरत है। और टैलेंट जो है वो अब सरवाइव नहीं कर सकता, अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो उनको राइट गाइडेंस चाहिए। तो इस तरह की जो लीग्स हैं ये बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस यंग टैलेंट के लिए। सो आई गेस ये सिंध प्रीमियर लीग आई होप कंसिस्टेंट बेसिस पे हो, ताकि जो टैलेंट है उसको हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे और वो निखरे और एंड ऑफ द डे रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को। ठीक है। हैदराबाद बहादुर के जनाब ऑनर जहांजेब आलम साहब मौजूद हैं। जहांजेब साहब, आपकी क्या विजन है इस लीग के हवाले से? जब टीम आपने ली, फिर जो टीम की तश्कील हुई है, और डेफिनेटली जैसे शेब भाई ने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है ताकि जो टैलेंट है उसको मुसलसल मौके मिले। तो आरिफ मलिक साहब उनकी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक भी, और साथ आई थिंक शेब भाई ने इस जाने तवज्जो भी दिलाई कि ये रेगुलर होनी चाहिए। जहांजेब साहब, आपका पहला एक्सपीरियंस विद द फ्रेंचाइज, सो
क्या आप मिशन लेकर आए यहाँ पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हैदराबाद में एक अरसे से क्रिकेट जो है वो बंद हो चुकी है और वहाँ के एक बेहतरीन ग्राउंड जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस हुई जी हाँ, हैं, न्याज दहानी, जी हाँ, दहानी की वजह से जो है ना लोगों को एक अलार्मिंग सिचुएशन आई कि यार सिंध के अंदर भी बहुत ऐसे टैलेंट हैं जो अभी भी हाइड हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर है उनको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे तो जगह मिल नहीं सकती। और जैसे शोएब भाई ने बोला कि रिकग्निशन की ज़रूरत है, इसमें जो है एक एसपीएल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम एज ए फ्रेंचाइज ओनर्स को दिया कि जहाँ पे हम अपनी मेहनत से ना सिर्फ इसमें कोई अर्निंग कर सकते हैं बल्कि वो टैलेंट को बाहर ला सकते हैं जिस पे हम सबको प्राउड हो के जी और सिंध के बच्चों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ से वो अपने क्लास दिखा सकें लोगों को। सही। मलिक साहब, जाओ नाउ सिंध प्रीमियर लीग, और हमने देखा कि ड्राफ्ट के अंदर भी आप लोगों का एम्फोसाइज ये रहा कि सिंध के जो बच्चे हैं उनको पर्टिकुलर, लेकिन अब चूँकि आप बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और इस लीग के हवाले से बात हो रही है, ज़रा उसको रिमाइंड करा दीजिएगा कि आप लोगों ने कितने बच्चे शामिल किए इस ड्राफ्ट के अंदर, हर टीम में कितने बच्चे आए हैं और आप प्लेइंग 11 में इसको कैसे प्रेफरेंस करेंगे? देखिए, ये पूरा एक प्रोसेस है। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारा तकरीबन को 10,000 के करीब रजिस्ट्रेशंस आई। ठीक है। अक्रॉस सिंध जो एक सिंधी बच्चों की जो कैटेगरी हमने क्रिएट की। ओके। सो पोटेंशियल आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, कितने लोग अपने आप को आगे लेके आना चाह रहे हैं क्रिकेट में। सो उस पूरे प्रोसेस से जो एक हमारे कोचेज़ गए, उनके ट्रायल्स हुए और ट्रायल्स में हमने बच्चे पिक किए। जी। जिसमें से 5-5 जो है ना वो हर टीम में मैंडेटरी हैं। और जिसके अंदर स्क्वाड के अंदर और 2 प्लेइंग 11 में मैंडेटरी हैं, विच इज़ अ बिग चैलेंज फॉर दोज प्लेयर्स एंड दी कोचेज़ एंड कैप्टन्स। उसकी वजह यह है कि उन बच्चों को फिर उन्हें ग्रूम करना है। सही है। उन बच्चों ने बेंच शेयर करना है, उन बच्चों ने इंटरनेशनल स्टार जैसे शोएब भाई हैं। शोएब भाई पिछले दिनों तो खैर बड़े जॉली अंदाज में अपने शोज़ भी करते रहे हैं, तो ट्रेंडिंग में भी गए हैं। एनीवेज, तो शोएब भाई जैसा 2 यंग प्लेयर उनके साथ जो है ना इंटरनेशनल स्टार उनके साथ खेलेगा, सो ऑब्वियसली एक सिचुएशन उस पर बेहतर होगी। और जो शोएब किया ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब स्टार प्लेयर है, स्टार प्लेयर के साथ जब ऐसा नया टैलेंट खेलेगा और टेलीविजन पे आएगा, ग्लोबली आएगा, सो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होगा। और कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है ऑब्वियसली। देखें, हमारा सर इरादा है कि इसको फिर एनुअल इवेंट बनाना है। ऑफ कोर्स एनुअल इवेंट है, 10 साल का हमारा एग्रीमेंट है सिंध गवर्नमेंट के साथ। और हर साल इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करें इसकी विंडो भी हम तकरीबन यही फिक्स करें बिफोर पीएसएल, बिकॉज इट्स अ बेस्ट वेदर इन कराची। और कराची वाले गर्मी में थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बट कराची से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मैक्सिमम क्राउड, स्पेशली जो हमारा पहला मैच और फाइनल मैच होगा, बाकी उसमें भी आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि लोग शो अप करेंगे इस दफा। चलिए पुरानी मुझे ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं जरूर शेख मलिक साहब से पूछूंगा कि जो बच्चे उन्होंने देखे यंग टैलेंट, जैसे 5 सिंधी प्लेयर स्क्वाड में हैं, 2 आपके 11 में आने हैं, तो टैलेंट उनको कैसा नज़र आया है? और स्पेशली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा से, ये पंजाब से आ रहे हैं, बट सिंध के टैलेंट के हवाले से शेख मलिक से पूछेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। शामदेद। और मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा टीमों के बारे में बता दूं कि बेनज़ीराबाद लाल भी हैं, हैदराबाद बहादुर हैं, इसी तरह कराची ग्लैडिएटर्स हैं, खैरपुर रॉयल्स हैं और लाड़काना चैलेंजर्स के साथ साथ सखर पैट्रियट और शर्जील खान, शाहनवाज दानी, शान मसूद, और ये आपके सामने सारे स्क्वाड मौजूद हैं। तो आपको जो पहली 3-4 कैटेगरी नज़र आ रही है वही तकरीबन लड़के जो पीएसएल में खेलते हैं। शादाब, इसके साथ शाहिद हफीदी भी ब्रांड एम्बेसडर एक जगह मौजूद हैं, आजम खान खेल रहे हैं, खुशदिल शाह हैं। आई थिंक सब नाम आपके सामने। 14 दिसंबर से जनाब ये मेला शुरू होगा। और शेख भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जो बच्चे हैं नीचे 3 कैटेगरीज हैं जो स्पेशली इमर्जिंग हैं या जिनको हमने शामिल किया है, आपने ज़रूर बतौर कैप्टन सारे इस प्रोसेस को फॉलो किया होगा, तो कैसा आपको टैलेंट नज़र आ रहा है? और समझते हैं कि हमारे यहाँ जो T20 की ज़बरदस्त किस्म की जो एक हम फोर्स बने हुए हैं दुनिया भर में, हमारे लड़के जाके खेलते हैं, ये पर्टिकुलर जो लीग है ये एक नए एवेन्यू को जो है वो टच करेगी, जो कि बच्चे से पहले कभी इस फ्रंट पे नहीं आए थे। कोई मिसबाह की कोचिंग में खेल रहे होंगे, कोई आपकी कप्तानी में। नाउ इट्स अ बिग थिंग। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और आई गेस हमारा जो टैलेंट है उसको निखारने में एक बहुत बड़ी चीज है कि उनको एक्सपोजर देना। सो ये उनके लिए राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको एक्सपोजर मिलेगा। वो काफी सारे क्रिकेटर्स जो इंटरनेशनल खेल चुके हुए हैं या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ उनको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके वर्क एथिक्स देखेंगे, तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। और रूल्स भी बहुत अच्छे हैं कि जहाँ पे ऑलमोस्ट सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।
सिंगल लीग बेस्ड उस बेसिस पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें आई गेस सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको मौका मिलेगा कि वो अपना जो टैलेंट है उसको शोकास कर सकें। और मैं हमेशा एक ही चीज पे एम्फसाइज करता हूँ, अगर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आपको कंसिस्टेंटली जो आपका टैलेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। सो आई गेस फर्स्ट ईयर है, ऑल द बेस्ट आरिफ भाई को और सारे जो टीम ओनर्स हैं, जी जी आगे बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे हैं। जहांजेब भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि दे नॉट लुकिंग टू मेक टू अर्न मनी, दे आर लुकिंग टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द यंगस्टर जो हमारा टैलेंट है सिंध में। सही। सो आई गेस इसी तरह की अप्रोच चाहिए, इसी तरह हम अपनी जो यंग टैलेंट है उसको जो है ग्रूम कर सकते हैं और फिर उनसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं एट अ हायर लेवल। Akshay bhai, very exciting time for the T20s because national T20 starting, then SPL आ रहा है, उसके बीच में PSL का ड्राफ्ट भी आ रहा है, then World T20 is not far away। बहुत सारे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग यू जो कि इसमें इन एक्शन होंगे, तो आई थिंक स्टेक बड़े ज़बरदस्त आई हैं। और स्पेशली अगर मैं आपका शेख भाई पर्सनल गोल पूछूं, नेशनल T20 फिर SPL फिर देन लीड अप टू द वर्ल्ड T20, आप खुद इसमें क्या अचीव करना चाह रहे हैं? आपका गोल एज अ प्लेयर स्पेशली क्या होगा इन सब पूरे कैलेंडर के अंदर? देखें, रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री उसके आगे तो कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं उसको अपना गोल नहीं रखता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं अभी भी compete कर सकता हूँ, मेरी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। क्रिकेट मेरा पैशन है और इसीलिए मैं अभी भी कल भी मैं एक प्रैक्टिस मैच खेला हूँ KCCA के ग्राउंड पे। जी जी जी। तो मैं मेक श्योर ये करता हूँ कि जहाँ पे भी हॉट स्पॉट्स पे फील्डिंग करनी है, जो रिक्वायरमेंट है उस पे जाके फील्डिंग करूँ, बॉलिंग करूँ, बैटिंग करूँ। तो आई गेस ये तो मेरा अपना गोल है। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आपने कहा अभी डोमेस्टिक हमारा नेशनल T20 है, जी, जी। फिर सिंध प्रीमियर लीग है, फिर उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट है बांग्लादेश लीग में भी है, ठीक फिर है। PSL ऑल्सो कमिंग अप। तो मेरा गोल तो सिर्फ यही है, जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे अवेल करने की कोशिश करूं। लेकिन मैं क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा कि मुझे 2024 का वर्ल्ड T20 खेलना, तो मैं जो है उसके लिए क्रिकेट खेलूं नहीं। लेकिन मैं अगर मौका ये मिले कोई तो वजह नहीं है। शेख भाई, मौका मिले या परफॉर्मेंसेज अच्छी हो जाएं या टीम को जरूरत है? देखिए, मैं जो है ना, मैं इतनी देर खेलने के बाद अब वो हो नहीं चाहता कि मैं खुद ठीक है। ही जो है कांटेक्ट करूं। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। हाँ, अगर मेरी जरूरत होगी, मुझसे बात की जाएगी तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर। सही। मुल्क से खेलना इससे बड़े राज की बात जो है वो कभी भी नहीं है। और मैंने क्या, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो हम लोगों ने हमेशा बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट्स भी छोड़े हैं और बहुत सिर्फ इसलिए कि मुल्क के लिए जो है, मुल्क को जरूरत है वहां पे खेला जाए। और मेरे लिए मुल्क को रिप्रेजेंट करना इससे बड़े राज की बात। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मलिक साहब। और जावेद साहब, आई थिंक ये बड़ा अच्छा एलिमेंट है और मैं मलिक साहब के बाद ये सवाल लेके आ रहा हूँ कि जब इतना स्टेक आपके हाई हो ना, तो वो लीग के अंदर एक मुकाबले की फिजा बड़ी, जब शेख मलिक साहब, शर्जील खान उसमें खेल रहे हैं, इमाद वसीम, और ये सब वो प्लेयर्स हैं जो T20 के अंदर पाकिस्तान टीम पर नॉकिंग कर रहे होते हैं और अब तो स्पोर्ट में तब्दील हुई हैं। तो ये एलिमेंट आपकी लीग को और आपकी टीम के जो माहौल है उसको बड़ा इंटेंसीफाई करेगा कि इसमें जो कमिटमेंट है वो बड़ी शानदार होगी। जी हाँ, बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने ज़ाहिर है वर्ल्ड क्लास खेला हुआ है और वो यंगस्टर्स के साथ खेलेंगे एक कॉम्बिनेशन बनाकर, तो वहाँ ना सिर्फ कोच की कोचिंग के अंदर और कैप्टन की कैप्टनसी के अंदर यंग प्लेयर जो है उभर रहे होंगे, बल्कि वो बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। असल में पाकिस्तान के जो हालात है ना, हमें इस वक्त प्रो पाकिस्तानी बनने की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ खेल के मैदान से प्रो पाकिस्तानी ज़्यादा कहीं कोई बन नहीं सकता। तो हमें चाहिए, इस शोएब भाई भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है एंड ही फील के मतलब जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है, तो क्रिकेट भी एक ऐसी चीज़ हो गई है इस वक्त, हमें नए प्लेयर्स की ज़रूरत है और ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जिनके टैलेंट्स कभी सामने ही नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक एक्साइटिंग मैच होगा, थ्रिलिंग मैचेस होंगे, सब टीम वंडरफुल है, बेहतरीन मेंटोर्स रखे हुए हैं, हमने भी हर्षल गिब्स रखे हुए हैं मेंटोर्स को। तो हम ये समझते हैं कि इट विल बी वंडरफुल इवेंट इंशाल्लाह। आखिर में सर आपकी तरफ, क्योंकि टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि PSL से पहले वर्ल्ड T20 का बिल्डअप, ये सारे लड़के और ये टेलीवाइज हो रहा है, इसको फिर मुझे पता है भाई पाकिस्तान में लोग क्रिकेट हर तरह क्रिकेट बस दिखा दें आप उनको, वो फॉलो करेंगे। ये सेम चीज़ हमने KPL में देखी थी।
तो ये जो चीज़ है वो एसपीएल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बना रही है, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है और सारे आपके पास जो स्टार प्लेयर्स कह रहे हैं, तो ये और जो है ना उसकी ब्रांड वैल्यू को इन्हेंस करती है। नहीं देखिए, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कि ग्लोबल मकसद भी अच्छा है। ग्लोबल फुटप्रिंट है, मकसद अच्छा है, फिर पाकिस्तान के लिए हम खेल रहे हैं। अक्सर हम बात करते हैं कि इट्स नॉट अबाउट सिंध ओनली, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान। बिल्कुल। जब आप ऑफ कोर्स पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का टैलेंट भी है, हाँ जो सिंधी रॉ टैलेंट है उसको हम आगे लेके आना चाह रहे हैं। सही। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, जो प्रोडक्शन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, विल बी द फर्स्ट प्राइवेट लीग इन द वर्ल्ड जो हॉका या डीआरएस रिव्यू यूज़ करेगा। सो उन बच्चों के लिए आप जस्ट इमेजिन करें कि जो टेलीविजन पे देखते हैं कि जी हॉका कैसे काम करता है, तो वो जब ग्राउंड में खड़े हुए होंगे और रिव्यू आपका चल रहा होगा और इतनी बड़ी प्रोडक्शन, सो मेरा ख्याल है कि एक्साइटमेंट लेवल उनका कुछ और ही होगा। चलिए जी, 14 दिसंबर का हम सब इंतजार करेंगे। 6 ज़बरदस्त टीमें हैं और साथ साथ पाकिस्तान के तमाम स्टार्स में इन एक्शन है। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप थोड़ा जूम आउट करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि वर्ल्ड कप के लिए जो हमारे सारे बड़े T20 स्टार हैं उनको पीएसएल से पहले भी ना सिर्फ बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को नज़र भी आ रही होगी। तो बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक साहब, इसमें जानदेव साहब, शेख मलिक साहब मौजूद थे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सेम प्रीमियर लीग। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।